सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ हर हफ्ते की तरह हैं आनंद वर्धन सिंह। आनंद, आज मैं आपसे एक एक जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, राम मंदिर के बारे में है। इस पे मैंने भी एक कार्यक्रम किया था, लेकिन मेरे को पूरी तरह अभी जानकारी नहीं है और मैं आपकी चैनल पर ये काफ़ी इसके बारे में सुन रहा हूँ। आपने भी बात की और अभय दुबे जी ने भी। थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये सब हुआ क्या है? मतलब मेरे हिसाब से तो ये एक ब्रीच ऑफ फेथ है कि आप अगर ₹5 10 ₹1 भी आप डोनेशन कर रहे हैं और कोई और जाके मंदिर से चोरी करके ले गया है, तो बहुत ही खराब बात है ये। और ऐसा माना जाता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, 2021 में भी ये जो मैं आपको शख्स की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, चंपत राय जी, उस समय भी इनके बारे में कई चीज़ें उड़ी थी, ज़मीन घोटाले में भी उड़ी थी। इन्होंने ज़मीन खरीदी और फिर हायर प्राइस में ट्रस्ट ने खरीद ली। तो यहाँ पे जब इतना पैसा जा रहा है, कहते हैं 3,500 करोड़ तो सिर्फ़ मंदिर के कंस्ट्रक्शन के टाइम दिया गया और अभी कोई हिसाब नहीं है। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बताइएगा कि ये एसआईटी गठित की है, एफआईआर हुआ नहीं है, तो कोई एक्शन एक तरह से हुआ नहीं है। आनंद। नहीं, इसको दो तीन हिस्सों में, क्योंकि आपने कहा कि संपूर्णता में एक बार बता दें, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको बता दें। पहली चीज, ये राम जन्म भूमि का जो ये मंदिर है, ये भी ध्यान रखना होगा कि जो अभी वर्तमान में मंदिर बना, ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा संसद ने इस ट्रस्ट का स्थापना की थी। तो दिस ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यूनिक सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस तरह का एक कुछ वो करिए। दूसरा ये है कि और मैं इस पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वो आप संपूर्णता में एक ही बार में लोगों को समझ में भी आ जाए। ये ट्रस्ट पार्लियामेंट में क्रिएट किया, उसके बायलॉज उसके बाद में बने, और इसमें मोर और लेस आरएसएस वीएचपी, ज्यादा आरएसएस के ही लोग इसमें ज्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें कुछ अजीब सी चीजें हैं। कुछ लोग परमानेंट मेंबर्स हैं और कुछ लोग पदेन सदस्य बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो। इफ यू आर डीएम ऑफ अयोध्या या फैजाबाद, देन यू आर देयर। इफ यू आर सेक्रेटरी होम, देन यू आर देयर। वो मतलब आपकी कुर्सी को उसका बनाया गया। और उसमें एक बहुत मेरे हिसाब से बेहूदी बात है, और मैं आई एम यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड। ये जब ट्रस्ट बना था तो ये मंदिर की देखरेख और निर्माण बिल्कुल क्लियर है कि किस लिए बना है। तो ये देखरेख, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जो उसका निर्माण हो रहा था उसके लिए। इस ट्रस्ट में ये लिखा, और ये बायलॉज बाद में बने, ये कोई संसद ने तो बना दिया था, बाद में ये बनाए गए। उसमें यह है कि जो पदेन सदस्य मतलब एक्स ऑफिशियो, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ही रिडिकुलस है कि इस देश में कहा गया कि अगर डीएम इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस, और अगर वो हिंदू नहीं है तो उसका नेक्स्ट एडीएम होगा। नो, in a secular country, in a country which is run by constitution, you cannot do this। क्योंकि आप, एक तो पहली चीज, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, इसमें कोई रिलीजियस वो नहीं है, इसका कोई रिलीजियस काम करना नहीं है कि कब दशहरा होगा, कब दिवाली होगा, इससे मतलब नहीं। अंदर कौन सी पूजा होगी, कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा, ये इसका काम नहीं। नंबर एक, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये जो हरकत है, ये इस देश के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नाउ वी कम टू द मेन थिंग। हुआ क्या? हुआ यह है कि ये ट्रस्ट जब बना तो इसके जितने कर्ता धर्ता, गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय, ये काफी नाम आप सुनते रहते होंगे। अभी भी जो उसके मेंबर भी, ये सब आरएसएस के प्रचारक लोग हैं। कोई आरएसएस का प्रांत प्रचारक था, तो कोई एक कृष्णा मोहन जी हैं, वो अभी भी प्रचारक हैं, एक्स आईएफएस अफसर हैं, ये सब। तो ये सब पूरी तरह से आरएसएस कंट्रोल्ड मामला है। दूसरा यह है कि आरएसएस का और बीजेपी का ये खुला घोषणा पत्र है, और वो ये कहते हैं कि सारे मंदिर का कंट्रोल ट्रस्ट में होना चाहिए। ट्रस्ट को आरएसएस कंट्रोल करेगी, जैसे सारी यूनिवर्सिटीज को आज आप देखना आरएसएस कंट्रोल कर रही है। अब इसके बाद मैं इस पे आ जाऊं कि चंपत राय के आने से पहले इसका एक वाक्य इसलिए बता दूं कि ये कितना डोनेशन कितना है। 1990-91 में जब अडवाणी जी ने कहा कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, और बीजेपी को तो इसी पे की नैया पकड़ के
अपनी चुनावी गंगा पार करनी है, तब वहां पे जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे उसका विरोध मतलब अडवाणी जी केस उसका कि इससे चुनावी हो, उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लालदास। लालदास इस ये जो राम जन्मभूमि उस समय जो रामलला वाला था उसके पुजारी थे। लालदास के ऊपर इन्हीं भी आरएसएस और वीएचपी वालों ने आरोप लगवाया कि एक दिन उन्होंने 10 रुपया किसी ने चढ़ाया था चढ़ावे में, वो उन्होंने अपनी जेब में रख लिया था, और उस 10 रुपए को अपनी जेब में रख लिया था, इस वजह से ही वॉज वहां से हटा दिए गए। और फिर ये सत्येंद्र दास को इन्होंने बिठाया जो इनके आदमी थे। ये सारे चीज रिकॉर्ड में, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। तो एक ऐसी जगह से आप आ रहे हैं जहां पे 10 रुपए की भी टॉलरेंस नहीं थी, अब बन गया ये ट्रस्ट। तो यहां पे एक सज्जन आए चंपत राय जी। अब चंपत राय, अच्छा यहां पे क्या है, सब एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा बड़ा निष्ठावान व्यक्ति है, चोरी नहीं कर सकते हैं। जितने आरएसएस हो रहे हैं निष्ठावान यह है कि इन्हीं के यति नरसिंहानंद, जो पूरी तरह से इनकी भाषा बोलता है, खराब ढंग से बोलता है, वो चंपत राय जी का जो बेसिक कैरेक्टर है, जो बेसिक डीएनए, उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि एक ये माना जाता है हिंदुस्तान में कि जिसने शादी नहीं की वो बड़ा बड़ा अच्छा आदमी होता है। तो वो ये बताते हैं कि इतने अप्राकृतिक ये लोग हैं जो नैसर्गिक और जो प्राकृतिक चीज है उसके अगेंस्ट जाके ये सब इनके जो सेक्स प्रेफरेंसेस हैं वो है। और ये उसने साफ साफ कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको गूगल करना हो यति नरसिंहानंद और ये कर लें और पता कर लें कि इनके उसने ये आरोप लगाया इनके अपने ड्राइवर से संबंध है, तो इनसे संबंध है। ऐसे ही बच्चों और लड़कों को रखते हैं जिनके साथ ये सब काम करते हैं। ये चंपत राय जी का बेसिक कैरेक्टर है। चंपत राय जी के ऊपर एक नहीं कई बार ये लगे हैं आरोप। चंपत राय जी के ऊपर किस तरह से 2 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदना, ये करना वो करना, ये सब आरोप लग रहे हैं। चंपत राय जी वहां गए हैं तो बिल्कुल इस एजेंडे के साथ गए हैं, क्योंकि देखिए ये एक दिन की चोरी नहीं है। अजय, मैं ये मान सकता था कि एक दिन किसी ने चोरी कर ली, कहीं वो हो गया, कोई दिखा नहीं, वहां पैसा, ये एक ऑर्गेनाइज लूट है। एक चीज का मैं ध्यान दिलाता और चलूं, जो मेरे ख्याल में जो आपके दर्शक हैं उनको समझ में आना चाहिए। आप भी बहुत मंदिर गए हैं, मैं भी बहुत मंदिर गया। दिस इज द ओनली टेम्पल, ये और एक छतरपुर का मंदिर है जहां पे दिस इज द ओनली टेम्पल जो हिंदू मंदिर है जिसको इतने ऊपर तक रखा गया है कि भाई इसके बिना अगर आप नहीं गए तो आप तो ऊपर जाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जहां पे कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, ना कोई मिष्ठान, ना कोई फल, ना कोई फूल, ना कोई आर्थ, कुछ नहीं। आप वहां पे कोई प्रसाद ना चढ़ता है, ना प्रसाद दिया जाता है, ना टीका तक नहीं लगाया जाता है। ये याद रखिएगा। कोई तिलक नहीं, कोई आपको अगर याद हो चरणामृत कई जगह मिलता है, प्रसाद मिलता है, आप प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद भगवान के चरणों में छुआ के फिर आपको देते हैं। आप बड़े खुश होकर घर आके उसमें और प्रसाद खरीद के मिला के उसको प्रसाद बना के उसको सबको बांटते हैं, पूरे मोहल्ले में दोस्त मित्रों को प्रसाद लाएं। यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। मंदिर के अंदर एक बाहर एक आदमी बैठ के एक छोटी सी पुड़िया में, बिल्कुल बाहर दरवाजे पे बैठ के वो एक हाथ में देता रहता है 50 पैसे 100, वो कुछ मिश्री और वो जिसको प्रसाद कहते हैं, लेकिन अंदर वहां कोई चढ़ावा नहीं, जीरो। अब आम जो आप भी मंदिर गए होंगे, मैं भी खूब मंदिर जाता हूँ, आम उसमें आप मंदिर क्यों जाते हैं? 2-3 वजहों से जाते हैं ज्यादातर। या तो आप किसी थैंक्स गिविंग में जाते हैं कि आपका प्रमोशन हो गया, आप पास हो गए, आप बच्चा हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गया, ग्रैंडसन हो गया, वो अच्छे नंबर से आया, वो नहीं आया, जनरली इट इज अ मैटर ऑफ थैंक्स गिविंग। या आप विपत्ति में जाते हैं, घर में किसी की तबीयत खराब है, माँ की तबीयत खराब है, चलो भाई जाए थोड़ी शांति मिले, माँ को कष्ट है, घर में किसी और की दिक्कत है, कोई दिक्कत में जाते हैं, आपके ऊपर कोई समस्या आ गई है, कुछ वो आ गया, उसके लिए जाते हैं। रूटीन वे में भी अगर जाते हैं तो मन में इच्छा रहती है कि भाई भगवान सब कुछ अच्छा चलता रहे। तो एवरेज जो इंडियन है वो जब मंदिर में जाता है तो वो कुछ वहां पे प्रसाद के रूप में मिठाई या फल या फूल या कुछ चढ़ाता रहता है। लेकिन जब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस बंद हैं तो ये मानी हुई बात है कि वो जो नॉर्मल पैसा अगर चढ़ाता 5 रुपया तो उसको 10 जरूर चढ़ाएगा, क्योंकि और कोई उसके पास, वो मंदिर में श्रद्धा से जा रहा है तो ही हैज टू, अगर उसको कुछ अर्पण करना है वहां पे तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो वो जो नॉर्मली पैसा खर्च करता 200 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए की जो मिठाई या प्रसाद खरीदता, उसकी जगह वो हो सकता है कि अब वो चूंकि वो ऑप्शन नहीं है तो वो
नॉर्मल कोर्स में तो 10 रुपया चढ़ाता, अब वो 50 रुपया चढ़ा देगा। तो पैसा यहाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू हिंट एट इज कि ये पैसा यहाँ पे ज्यादा आता है क्योंकि कैश ही ट्रांजेक्शन है। ये अगर घर में भी तुम मान लो, तुम कल के दिन बर्थडे करो, वो करो, और तुम कहते हो कि भाई कोई उपहार नहीं देगा, जो कुछ देना है कैश में देना है, तो हम और तुम भी अगर कहीं कहीं शादी ब्याह इसमें भाई किसी को लिफाफा ले जाके देखते हैं, अगर वहां ये हो कि नहीं कोई वो नहीं देना है, कोई उपहार नहीं, तो नेचुरली वहां पे पैसा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल बंदे से पैसा ज्यादा आता है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे इनके आंकड़े हैं जो रोज और जो मिल सकते हैं। 1 लाख मिनिमम लोग रोज आते हैं, 1 लाख, ये इनके आंकड़े। जब कोई विशेष उत्सव होता है, और हम लोगों के हिंदू धर्म में तो हर हफ्ते में ही कोई ना कोई, भाई 2 महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक बार पूर्णिमा पड़ती है, एक बार ये सब, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई त्यौहार होता रहता है। तो हम तो ये कहेंगे कि हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ है। तो वहां पे वो भीड़ 2 लाख से लेके 20 लाख तक की हो सकती है, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ अ डे टाइप, वो बहुत भीड़ आती है। अब आप जो ये कह रहे हैं ना कि 7-8-10 लाख रुपया रोज, 8-10 लाख नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपया रोज चढ़ता है। अजय अगर आप ही कल के दिन वहां जाएंगे, तो अजय प्रकाश अगर हैदराबाद से इज ट्रेवलिंग टू ऑल द वे टू अयोध्या विद हिज फैमिली, या वहां पे आप जब जाते रहते हैं तो कोई अगल बगल का भी कह देता है, बहुत कॉमन चीज है कि भाई वहां चढ़ाते हैं। तिरुपति में कभी गया तो मेरे पड़ोसी में या मेरी बहन ने या मेरे भाई ने कहा कि भाई मेरे नाम से भी चढ़ा दो साईं मंदिर, आप, ये बहुत कॉमन चीज है। तो मैं वहां पे आप 5 रुपए अजय प्रकाश चढ़ा के जाएंगे, मैंने मानने ही को नहीं दिया। एवरेज वो 200-500, आपकी पत्नी हो सकता है आपकी नजर बचा के 1000, क्योंकि उनको लगता है कि भाई आप ये कहें क्या वेस्ट कर रहे हो, तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं जरा ज्यादा पैसा देना चाहिए, इस तरह का एक एवरेज। तो पैसा वहां बहुत आ रहा है। अब जो दूसरी बात है, वहां 2 तरह की लूट हुई है। देयर आर 2 टाइप ऑफ, 2 लूट ये हुई है कि एक लूट जो हुई है वो बिल्कुल स्पष्ट है, जो मंदिर कंस्ट्रक्शन के दौरान पैसा आया, और वो आप बार बार आप देख रहे हो, सिंधी समाज का कोई व्यक्ति है, अनिता भारद्वाज है, किसी ने चांदी की ईंटें दी थी, किसी ने कुछ दिया था, उसका कोई पता नहीं है। जिसको चंपत राय जी कहते थे कि हम रसीद तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देंगे, उसका कोई कंट्रोडिक्शन भी नहीं आ रहा है। ये भी नहीं आ रहा है कि नहीं इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो इन्हीं के बनाए हुए लोग हैं, ये कुछ दिनों बाद निकाल के कहेंगे ये देखिए 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 चांदी की ईंटें यहाँ रखी हैं, ये देखिए काक भूषण यहाँ रखा है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल वो और ये आज से नहीं आ रहा है, ये चंपत राय के जमाने से नहीं आ रहा है, ये सिंगल साहब के जमाने से आ रहा है, और आज से नहीं, खूब पैसा लोग दे रहे हैं। उस पैसे का क्या हुआ कहीं कोई हिसाब नहीं। अब दूसरी बात है, ये जो लगातार जो रोज का चढ़ावा आता है, वो भी यहां से पैसा, ओके, जितने इंचार्ज हैं, गोपाल राव इज द इंचार्ज ऑफ डोनेशन, ये सारे आरएसएस के लोग ही वहां पे हैं, और ये रोज वहां से लूट हो रही है। और ये लूट ऐसी नहीं है कि 10 रुपए किसी ने चुराया, 1000 चुरा लिया या 500 रुपए चुरा लिया, ये बड़े करोड़ों में लूट है महीने। और मेरा बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि ये पैसा नागपुर तक जा रहा है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं जा रहा। क्योंकि अब जो आपने बात कही एसआईटी की, उसका भी एक करके फिर मैं योगी आदित्यनाथ की बात पे आ जाऊंगा। आज तक एफआईआर नहीं हुई, एक बड़ा हद तक आपने एफआईआर क्यों नहीं की? और एसआईटी का फॉर्मेशन जो बाई एंड लार्ज जिसके प्रति लोगों की आस्था नहीं रह गई है, उसका कारण यह है, एसआईटी अभी तक हमने देखा कि जहां जहां एसआईटी फॉर्म होती है, देखिए 2 चीजें, या तो आपने एसआईटी फॉर्म की है एक सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी जज के, और ये माना जाता है कि अभी भी ये माना जाता है कि जुडिशरी किसी के दबाव में नहीं आती है। हम लोग उसको दूसरा, हालांकि अभी हम लोग का अनुभव दूसरा रहा है, लेकिन फिर भी माना जाता है ये उनसे नहीं है। ये एसआईटी जो फॉर्म हुई है, ये लोग जो अभी, वो अफसर जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, किसी की 10 साल नौकरी बाकी है, किसी की 15 साल बाकी है, तो वो सब लोग नौकरी में, उन लोग इस एसआईटी में, जो हेड कर रहा है वो कमिश्नर, मतलब उसके भी 15 साल की नौकरी बाकी है। अभी अगर खराब करेगा तो ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा कि जहां कुछ वो ना हो, ये हम सबको पता है। तो दिस एसआईटी इज 100% कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये आपको दे दें कि जब इन्होंने एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट ले जाके किसको सबमिट की?
वो रिपोर्ट ले जाके सबमिट की संजय प्रसाद को। नाउ संजय प्रसाद इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ दैट राम मंदिर ट्रस्ट। तो चोर जिसके अगेंस्ट, चोरों के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट ये सोसाइटी बैठी है, वो उसी चोरों में से, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो एक आरोपित तो यही है ना कि इन लोगों ने वो किया, एक ट्रस्ट के लोगों ने, उन्हीं को ले जाके वो दे रहे हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग? ये सारा मिलाजुली कुश्ती लड़ी जा रही है। अब बात आ रही है नृपेंद्र मिश्र की। नृपेंद्र मिश्र की बात में इसलिए करना जरूरी है कि उनको जनरली ये माना था, अरे बड़े ईमानदार अफसर, बड़े ईमानदार। ईमानदारी ये है कि उनका पहला ही जो पोस्टिंग थी 2014 में, जब सरकार आई, उसका जो पहला ऑर्डिनेंस इस देश में जो उसने पहला कानून में रद्दोबदल की, वो रद्दोबदल नृपेंद्र मिश्रा के लिए थी कि टीआरआई के चेयरमैन थे, इतने साल तक ये कहीं वो नहीं कर सकते थे, उसको चेंज किया गया। तो ये जब आई है तो ये कानून बदल के आया है। और इनका, अब सुन लीजिए, इनका लड़का 2023 में उसको एमएलसी बनाने की इनको लालसा पड़ी। वो विदेश देश में पढ़ता था, लेकिन माल तो असली पॉलिटिक्स में है। ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि माल लाना, खींचना पड़ता है, कुछ उधर भी देना पड़ता है। यहां तो शायद सब खुद ही रख लो। तो खुद बाप ब्यूरोक्रेट, बेटे को इन्होंने बनाया एमएलसी और 2024 का इलेक्शन भी लड़वाया। और मेरी निश्चित मान्यता है कि जिस तरह से मोदी और शाह ऑपरेट करते हैं, वो सबकी फाइल बना के रखते हैं। और अब वो फाइल बन गई है। अब वो जब कहेंगे तो नृपेंद्र मिश्र से कहेंगे ताता थैया, ताता थैया, थैया थैया, था था था, तो वैसे ही नृपेंद्र मिश्र वैसे ही नाचेंगे। नृपेंद्र मिश्र की ये हिम्मत ही नहीं, वो पहले ही से क्लीन चिट दे रहे हैं। अभी एसआईटी की रिपोर्ट भी नहीं, ये बड़े निष्ठावान व्यक्ति है। और मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, मैं तो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज था। तुम कंस्ट्रक्शन इंचार्ज थे, तुम्हारे नाक के नीचे ये सब हो रहा था, तुमने किया क्या? और तुमसे मतलब नहीं था, क्या मतलब है? तो ये सारे लोग मिलके चोरी किए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात पे आ जाता हूं, जो आपने योगी आदित्यनाथ की कही। उसको भी मैं थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो भी एक बार में सब समझ में आ जाए। ये दो चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश, क्या पूरे देश में, जिसको कहते हैं ना सिंहासन की लड़ाई भी चल रही है। मोदी के बाद कौन? अमित शाह की योगी आदित्यनाथ? ये है, इसको कोई माने जाए ना माने। अब एक एक चीज देखना शुरू करिए। ये जो राम जन्मभूमि वाला जो आंदोलन था, और ये जो राम जन्मभूमि का सारा कुछ, रामलला वहां एकदम से प्रकट हुए थे 1949 में, सब ये कहां से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था गोरखनाथ टेम्पल के जो बड़े महंत उस समय थे, महंत दिग्विजयनाथ जी, वो उसको रामलला को लेके आए थे, उनकी सरपरस्ती में आया था। जब ये रखा गया था रामलला का, एक रात में, दिसंबर 1949 में जो सबसे लंबी रात होती है, उस दिन वो वहां पे रखा गया था। और ये भी है कि दिग्विजयनाथ जी के सबसे घनिष्ठ दोस्त उस समय जो फैजाबाद के कमिश्नर थे, नैयर साहब, वो थे। और उन्होंने ही ये सब करके, और ये मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड्स ये सारी बातें, इसलिए वो उनके साथ उन्होंने कहा भाई दोस्ती निभाई और ये रख दिएगा रामलला। दिग्विजयनाथ जी इसकी सबसे बड़ी वॉइस थे। फिर उसके बाद हुए महंत अवैधनाथ गोरखनाथ टेम्पल। तो राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन था, उसका जो धार्मिक नेतृत्व था, वो महंत अवैधनाथ ने किया था। पूरे टाइम वो नेतृत्व उनके पास था, वही करते थे, वही उसको स्पीयरहेड करते थे। अब क्या हुआ? अब बनाया गया एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट। गोरखनाथ टेम्पल की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक्टिव उसमें है, आपके चीफ मिनिस्टर। क्या किया गया उसमें? जो 15 लोग जो रखे गए, ये कौन स्वामी जी हैं? ये ईरान के स्वामी जी हैं। ये कौन स्वामी जी हैं? ये तुरान के स्वामी जी हैं। ये कौन स्वामी जी हैं? ये फलाना गिरी के स्वामी जी हैं। ये कौन स्वामी जी हैं? ये कौन सी गिरी के स्वामी? आपने उन स्वामियों का कहीं नाम सुना है? अगर वहां एज धार्मिक को किसी का क्लेम था, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले शंकराचार्य लोगों का क्लेम था, क्योंकि वो भारत हिंदू धर्म के ध्वज पताका सबसे अग्रणी जो धार्मिक गुरु हैं हमारे, वो शंकराचार्य हैं। उनके नाम गायब हैं। और मैं इसलिए इस बात को बता दूं, ये भी बताता चलूं, जो अब मुक्तेश्वरानंद जी, जिनसे जो आजकल जिनके ऊपर ये तरह तरह के मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन
का मुकदमा चला था, तो किसी शंकराचार्य ने, किसी धार्मिक गुरु ने जो सबसे ज्यादा कोर्ट में कागज पेश किए थे और गवाही दी थी, वो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, ये शंकराचार्य जी थे। दूसरी बात, आपने इसमें गोरखपुर के उस गोरखनाथ टेम्पल के तो किसी को नहीं रखा, उस टेम्पल को अनरिप्रेजेंटेड रखा। एक चीज और जान लीजिए, जहां पे ये मंदिर है, अयोध्या, फैजाबाद, उस पूरे क्षेत्र में, वो जो पूरा कैचमेंट एरिया, उसमें गोरखनाथ टेम्पल की बहुत बड़ा प्रभाव, मतलब जैसे हर जगह का होता है ना, तिरुपति का एक प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है, फिर आप साउथ में चले जाए, हर एक का प्रभाव क्षेत्र है। मीनाक्षी टेम्पल का एक प्रभाव क्षेत्र है, गुरुवायूर का एक प्रभाव क्षेत्र है, सबरीमाला का एक, उसी तरह से ये प्रभाव क्षेत्र उस गोरखनाथ टेम्पल का है। आपने उसके महंत को तो रखा नहीं, कोई इसमें कहेगा क्या? आपको जब राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो आप कूदे कूदे खुद चले गए मोदी जी। आप कहीं से क्वालिफाई तो करते नहीं थे इस काम के लिए। आपने क्या एक बार भी बगल में बैठ के बिठाया योगी आदित्यनाथ को, भाई तुम बैठो, ये गोरखनाथ टेम्पल के महंत हैं, आप भी बैठिए, जो प्राण, ये तो खुद ही सब करने लगते हैं। वो भी शास्त्र सम्मत नहीं था, क्योंकि एक शादीशुदा व्यक्ति बिना पत्नी के इस तरह के कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। वो मैं अब उसमें नहीं जा रहा हूं, टाइम नहीं है। अब आ जाइए इसमें मुख्य बात, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। ये सब जब मामला आया तो भाई अब योगी आदित्यनाथ करें क्या, क्योंकि सारा कुछ तो गवर्न होता है दिल्ली से। कौन ट्रस्ट में होगा, कौन नहीं होगा, किसको निकालो, उसको रखो, इसको करो, चोरी का जो माल आ रहा है वो सब तो उधर ही जा रहा है। उन्होंने एक काम ऐसा कर दिया, उन्होंने जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, उस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मतलब जैसा जैसा कहा जा रहा है, पढ़ी तो है नहीं, कि उसमें चंपत राय को भी दोषी बताया गया है, उसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा को भी दोषी बताया गया है, उसमें गोपाल, ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने वो रिपोर्ट पीएमओ भेज दी। इस पर मोदी जी निर्णय करेंगे। मोदी जी निर्णय करें तो फंसे, ना करें तो फंसे। तो अब ये जो एज फार एज योगी आदित्यनाथ जी इज कंसर्न, उनको क्या है, 2027 का इलेक्शन सामने दिख रहा है। अब वो कितना प्रभावित होगा, अगर हारते हैं तो मोदी जी के कारण से, क्योंकि आपने ये चोरी करवाई थी आरएसएस से, तो इस वजह से हारे। जीत गए तो फिर मतलब फिर तो योगी जी इतना बढ़िया काम कर ही रहे हैं, जीत गए तो उनके हाथ में तो लड्डू है, दोनों हाथ। तो मेरे हिसाब से इट्स अ लार्जर थिंग। और जिस तरह से ये चोरी का जो डीएनए है ना आरएसएस में, जो हाँ, हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम बैंक अकाउंट नहीं रखेंगे, माल आएगा तो हम अपने पास रखेंगे, जो सारा माल आता है जब गुरु दक्षिणा के नाम पे जो कैश आता है, वो कैसे अकाउंटिंग होती है, वही आदत पड़ी हुई है। माल हम रखेंगे, हम पीएम केयर फंड का हम बताएंगे नहीं कि किसने कहा क्या कैसे खर्च किया। तो वो बेसिक आरएसएस डीएनए, यू कैन सी फ्रॉम दैट कि जो ये सारी कुछ लोट खसोट हो रही है, उस पे बिल्कुल फुटप्रिंट आरएसएस के। अजय। ओके जी, आनंद, थैंक यू वेरी मच। ये जरूरी था बताना, क्योंकि ये बिट्स एंड पीसेस में हम लोगों को खबर मिलती है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। अब मैं आज के दूसरे विषय पर आता हूँ। केवल 5-10 मिनट का समय लूंगा आपसे। थोड़ा सा ये सीजेपी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीधा बोल दिया कि ये बी टीम ऑफ टेररिस्ट है। शायद इशारा उनका कांग्रेस की तरफ था, ये कांग्रेस वाले करा रहे हैं। और उसके बाद से अभिजीत दीप के भड़क भी गए। कल उन्होंने एक भाषण भी दिया और उन्होंने मोदी तक भी पहुंच गए वो। लेकिन वहां पे कल मारपीट भी हुई है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग आए और उन्होंने बच्चों के साथ और लड़के लड़कियों की पिटाई भी की है। तो सीजेपी के बारे में मेरे अभी भी रिजर्वेशन है, मेरे को क्लैरिटी नहीं है कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। काम भले ही अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये क्या ये आरएसएस बीजेपी वाले हैं या आप वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। और जिस तरफ इनका आंदोलन जा रहा है उस पर भी आपके कमेंट चाहूंगा। आनंद जी, मैं अजय बिल्कुल क्लियर हूं, जो आपके मन में अप्रहेंशन है वो मेरे मन में भी है, क्योंकि एक दो पक्ष है। एक पक्ष यह है कि जब ये एयरपोर्ट आते हैं तो पुलिस वहां पहुंच जाती है, वहीं पे एप्लीकेशन लिख के हाथों हाथ इनको परमिशन दे देती है। फिर ये जब जंतर मंतर में फिर से आते हैं तो इनको कहा जाता है हाँ आइए प्रोटेस्ट करिए। फिर इनको वहां से पिछले 10-12 साल में
वहां पे रात में लोगों को रहने नहीं दिया गया है। अगर आपको याद हो, जो हमारी स्पोर्ट्स वो जो लड़कियां थी, जो पहलवान लड़कियां थी, उनको किस तरह से पुलिस ने खींच के निकाला था, सबको याद है। तो यहाँ पे अगर उनको रहने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में ये संशय तो है ही कि ये क्या है, ये नहीं है। दो चीजें हैं, ये मान एक एक कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये सरकार डर रही है कि कहीं जो यंग छात्र हैं वो भड़क ना जाए, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही कॉशियस होकेगा। मुझे लगता है सरकार को किसी चीज का डर नहीं है। जो इस तरह से खुलेआम चोरी कर रही है, मीनाक्षी नटराजन का वो कर दिया, इसको कर दिया, उसको इन सब का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कहाँ क्या है। तो इसलिए एक मन में ये कहीं ना कहीं खटका है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब ये मैं अजय थोड़ा इस बात से मैं बहुत नहीं हूं कि इसको फंडिंग कहां से आ रही है। आप भी अगर अच्छा काम करने लगे, मैं अपनी बात बता दूं, मैं इसलिए ये, अगर आप कोई भी अच्छा काम करिए और अगर लोगों का उसमें विश्वास हो जाए तो पैसे की दिक्कत इस देश में नहीं होती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जब कोरोना के समय हम लोगों ने ड्राई किचन चलाए थे, राशन रोज दे रहे थे सुबह शाम, एक 10-12 किचन चल रहे थे, उसमें 2 की जिम्मेदारी मैंने ली थी, 3 की जिम्मेदारी मैंने ली थी। मतलब मैं मतलब पब्लिक इंडिया की तरफ से 3 की जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने इसको अपने इसी तरह से जैसे हम आप बात कर रहे हैं इसको बताया था, और फिर आने लगे थे, कोई कहीं से चावल आ गया था 8 बोरी, तो कहीं से कुछ आ गया था, फिर कुछ पैसा आ गया था। फिर पूछने लगे थे एक दिन का कितना लगता है, तो बताया गया था कि भाई करीब 4000 रुपए में यहाँ है, तो 4000 रुपए उन्होंने कहा कितना, तो हम 4 दिन का कर दे रहे हैं, हम 3 दिन का कर दे रहे हैं, ये पैसा आने लगता है। तो मेरे हिसाब से इफ वंस यू प्रूव योर क्रेडेंशियल और लोगों को लगे कि यह है, तो रिसोर्स का मैं ये मानता हूं कि नहीं है। हाँ, आप राम मंदिर की तरह लूट करेंगे तो वहां सुने हैं कि राम मंदिर में अब कलेक्शन ही कम हो गया है। मैं राम मंदिर की एक चीज और कह के बात को क्यों अधूरी रह जाएगी, मेरे मन में था कि कह दूं, राम मंदिर के लिए एक बात और कर लीजिए। ये इस देश में जहां जहां आरएसएस का कंट्रोल है, मेरे हिसाब से अगर आप सही में हिंदू हैं तो वहां पे जाइए, वहां पे मिठाई चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, कुछ चढ़ाइए, पैसा मत चढ़ाइए। आप मंदिर में पैसा चढ़ाना बंद कर दीजिए, आरएसएस का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तभी मुक्ति मिल सकती है हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, नहीं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये चोर वहां फिर से पहुंचने लगेंगे और चोर चोरी करने से बाद नहीं आएंगे, उनको मिठाई खाने से बहुत इंटरेस्ट नहीं है। आप वहां जैसे पुराना ट्रेडिशनल था, मिठाई चढ़ाइए। खैर, मैं आ जा रहा हूं सीजेपी पे। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, लेकिन मैं उसका एक ये मानता हूं कि ये जो कहना ना कि ये बिल्कुल ये हो सकता है, अगर थ्योरी में आप कागज पे देखें तो एक बड़ा जन आंदोलन राहुल गांधी खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं एनएसयूआई की तरफ से। सारे छात्रों के मामलों को लेके कर रहे हैं, वो कोटा में कर चुके हैं, वो अब उसकी एक सीरीज चला रहे हैं पूरे देश में। तो वो कहीं कहीं ये भी एक अगर आप कागज पे देखिए तो कहीं ये भी है कि भाई वो डाइवर्ट भी उसको करने की बात है कि उस गुस्से को एक सेफ्टी वैल्व की तरह करो, और थोड़ा जो छात्र एक ही जगह राहुल गांधी के पास जाके न जुट जाए, उसको भी थोड़ा अलग करने की कोशिश करो। अब मेरी 2 चीजें हैं। एक चीज यह है कि यहाँ पे जो छात्र सब आ रहे हैं, मैं दिप्के जी को मैं मान सकता हूँ क्या है क्या नहीं है, मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वहां जो छात्र आ रहे हैं उसमें बहुत संख्यक छात्र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उससे पीड़ित है, या वो इस कॉज के साथ, वो दीपके के साथ नहीं, वो कॉज के साथ। तो अब वो उसको कंट्रोल करना कितना आसान रहेगा, कितना आसान नहीं रहेगा, ये एक बहुत बहुत देखने वाली बात है। और कब अगर ये सरकारें चाहे, कब ये आंदोलन और थोड़ी देर के लिए मानिए कि राहुल गांधी का आंदोलन, दोनों की सिनर्जी हो जाएगी, ये नहीं पता है भाई। एक खतरा ये भी, अगर बीजेपी के हिसाब से देखिए, अगर वो ये सोच रहे हैं कि इसको हम अपने हिसाब से एक हद तक ले जाएंगे और फिर इसको हम इसको कमजोर करेंगे, उसका मूल बात यह है क्योंकि ये आंदोलन इस्तीफा मांग रहा है बीजेपी के मंत्री का। अब अगर वो बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है तो ये डिमांड तो एक जगह साथ भी तो चल सकती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इसको बजाय इस पे प्रश्न चिन्ह लगाने के, मैं अभी इसको ये मानूंगा कि एक कॉज को लेके खड़े हुए हैं, उसके पीछे कौन खड़ा है इसको बड़ा मुश्किल ये बताना है, क्योंकि लेकिन वो कॉज ठीक है, इसलिए इस आंदोलन का साथ जो सीजेपी का है, इसका आंदोलन का साथ देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तक इन्होंने अपने कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं किया, जिस दिन पॉलिटिकल एम्बिशन की बात करेंगे उस दिन फिर उस तरह से परखा जाएगा, लेकिन एज ऑन डेट ऑन दिस कॉज वी शुड सपोर्ट दीज पीपल। जी जी आनंद,
आज बस इतना ही समय है, एक और विषय था बात करने का, मैं भी वो अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।